Good afternoon, everyone. तो इसमें कौन से डाउट्स हैं? कौन सी पार्ट्स बचे हुए थे अपने? सी पार्ट जी। हाँ जी, एक्सरसाइज 0 जी पार्ट बचो। ठीक है, और 0 में और कोई पार्ट? यही था, जे एंड के। हाँ जी, जे पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन डाउट है? बैटरी 12 वोल्ट, यही चीज बताई थी। अगर डीसी लगा दिया तो क्या होगा? आउटपुट पे कुछ आएगा ही नहीं, राइट? और जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें एफिशिएंसी से क्या रोल आएगा? वो पावर उतनी कम हो जाएगी। के पार्ट मतलब आपको पता है कि फॉर्मूला तो वही लगता है 1/2 कुछ ऐसी। बस बच्चों लगाते हो, थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि कैपेसिटर और इंडक्टर्स का सीरीज पैरेलल अलग होता है ना। इकट्ठे लगाते हुए गलती होने का चांस और बढ़ जाता है, सीरीज पैरेलल वाला, है ना। डन। एक्सरसाइज 1 जी पार्ट। एनी डाउट? डन। जे पार्ट। थर्ड क्वेश्चन
हाँ, तो फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं आता, मतलब जो ओमेगा हमने लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वही रहता है, मतलब सिर्फ फेज चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी समझते कौन सी जो वो लिखते हैं, जो मैंने बताया v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा t टाइम्स होगा, तो ओमेगा लेफ्ट और राइट साइड सेम ही होगा। बैटरी, ठीक है। और नहीं, ये बच्चों जो आयरन लॉसेस कहते हैं ना, नाम से समझ आ रहा है कि जो आयरन के थ्रू लॉसेस होते हैं, आयरन के थ्रू कौन से लॉसेस होंगे? एक तो एडी करंट्स बनेंगे आयरन के अंदर, और दूसरा जो फ्लक्स लॉस उसके थ्रू होता है ना, तो उसको कम करने का क्या तरीका हो? फ्लक्स लॉस कम करने के लिए परमेबिलिटी हाई रखेंगे, है ना, जितनी हाई परमेबिलिटी उतना फ्री लाइंस को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और एडी करंट्स को कम करने के लिए क्या करो? ये थोड़ा सा एक बार सोच लो, इसमें गलती हो सकती है कि मतलब आई स्क्वायर आर लगाओगे या बी स्क्वायर आर लगाओगे, है ना, कि समझ लो आई स्क्वायर आर लगाओगे तो कहोगे कि आर ज्यादा होना चाहिए, बी स्क्वायर बाय आर लगाओगे तो मतलब आई स्क्वायर आर में आर कम होना चाहिए, बी स्क्वायर बाय आर लगाओगे तो आर ज्यादा होना चाहिए। एक बार सोचो क्या होना चाहिए। सोच लो, सारे बताओ सोच के मुझे क्या होना चाहिए। बी स्क्वायर बाय आर ही होगा ना, वोल्टेज इंड्यूस होती है, डी बाय बाय dt से वोल्टेज इंड्यूस होती है ना, वोल्टेज फिक्स है, तो फॉर अ फिक्स वोल्टेज जो पावर हो गई वो v स्क्वायर बाय आर हो गई, तो उसको कम करने के लिए हम आर को ज्यादा चाहें। क्लियर बच्चों सबको? और कोई क्वेश्चन? डन। हाँ जी, के पार्ट वेरी इजी था, तो कुछ सही नहीं। हाँ जी, आस्था निष्ठा वरुण आशीष, डन है ना, क्लियर है? ये हो गया खत्म। इसकी एक्सरसाइज 2 कर लेना फिर बच्चों, है ना, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे डिस्कस। डीसी सोर्स में तो कांस्टेंट हो गई ना, डीसी सोर्स में तो फ्लक्स वेरी हुई, डीसी सोर्स मतलब कांस्टेंट करंट। हमने कल बात की थी ना कि जो
ट्रांसफार्मर है वो तभी काम करेगा अगर वेरिएबल करंट होगा। हाँ बच्चों 3A में कहाँ से डिस्कस करना है? मतलब डीसी सोर्स में क्या होगा, बहुत मोमेंटली इंड्यूस होगा, उसके बाद तो खत्म हो जाएगा ना। बिल्कुल इनिशियली जब तक करंट सेटअप हो रहा है तब तक तो आएगा, बिल्कुल होगा सब, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो हम मतलब स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं। हाँ बच्चों इसमें कौन सा पार्ट डिस्कस करना है? सी से, हाँ सी है, सी पार्ट डन। 13th क्वेश्चन, वर्टिकल कंडक्टिंग रिंग ए के साथ और वर्टिकली 30 पर पेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, तो इस केस में बच्चों सबसे पहले बताओ क्या कोई करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा करंट फ्लो 13। अगर रूट यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर गिर रहा है तो रूट की फ्लक्स तो कांस्टेंट ही है ना हमेशा। हाँ, क्या कह रहे हो? मुझे ऐसा लगता है इस क्वेश्चन में एक दे आर इग्नोरिंग जी के हिसाब से आंसर। दोनों केसेस बना के देखते हैं, ठीक है। केस वन, लेट अस इग्नोर जी, ठीक है। अगर जी इग्नोर कर दिया फिर क्या होगा? फिर तो क्या होगा, नो चेंज इन फ्लक्स हो गया, करंट जो है वो क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। और अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो मतलब वो करंट जीरो का रीजन क्या होगा कि अगर हम इंडिविजुअल लूप्स की बात करें, ऑल्दो हमें बी की डायरेक्शन में गिवन, तो होगा क्या कि कोई भी एक डायरेक्शन मानते हुए ऊपर वाले में भी ऐसे बैटरी बन जाएगी, नीचे वाले में भी ऐसे बैटरी बन जाएगी, बीवीएल वाली जो होती है। तो क्योंकि बैटरी इस तरह से बनी है तो जो सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस है, सॉरी ईएमएफ है, वो जीरो ही होगी। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है, तो उस केस में तो कोई करंट नहीं आया। एंड कौन से पॉइंट्स पर तो सेम पोटेंशियल पे हुए, ए बी और सी डी में से। राइट नाउ आई एम आंसरिंग फॉर द केस ऑफ लो ग्रेविटी। बताओ क्या ए और बी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है? नहीं। अगर आप ए से बी किरचॉफ का लॉ देखो, ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ए बी सेम पोटेंशियल पे नहीं। सी डी, सी डी है, क्योंकि सी से डी के बीच मतलब सेम है सारा कुछ। तो अगर हम नो ग्रेविटी वाला केस मानते हैं, उस केस में फिर आंसर कौन सा आएगा? सिर्फ दिया है, अग्री। अब अगर हम ग्रेविटी ले लेते हैं फिर क्या होगा? फिर वो वैसा केस बन गया जो हमने वो रेक्टेंगुलर रूप वाला किया था ना, जो टर्मिनल वेलोसिटी वाला केस था, बिल्कुल वो चीज बन गई। फिर उस केस में क्या आंसर है?
हाँ तो उस पर ये वो वाला एग्जैक्टली बन रहा है कि नहीं बन रहा टर्मिनल वाला। मतलब ये एक्चुअली टर्मिनल वाला केस नहीं बनेगा, मेरे बात सोचो क्यों? क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पे चाहे जो भी वेलोसिटी हो, पूरे लूप की ईएमएफ तो हमेशा जीरो ही रहेगी ना, क्योंकि बैटरीज तो हमेशा ऐसे ही करेंगी लीनियर वाली। तो हर इंस्टेंट पे ईएमएफ जीरो रहेगी। हाँ वो बात अलग हो गई कि जब ग्रेविटी है तो ऐसा होता होगा जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ रही है तो दोनों बैटरीज की ईएमएफ बढ़ती जा रही है, मतलब ए और बी के बीच में पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, राइट? लेकिन सर्किट के अंदर कभी करंट नहीं फ्लो कर सकता तो भी। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? तो इसका मतलब ये हुआ कि वेदर वी कंसीडर ग्रेविटी और वी डोंट कंसीडर ग्रेविटी, इसका आंसर क्या बनेगा? तो बी है। क्लियर टू ऑल? आशीष मैं आ रहा हूँ अभी 1 मिनट आपके क्वेश्चन पे, ठीक है? डी पार्ट 12th क्वेश्चन। अच्छा अब देखो बच्चों 12th क्वेश्चन में आपको ये कह दिया है कि जो लिखा हुआ है कांस्टेंट करंट सोर्स, मतलब इस केस में अब ये डिवाइस जैसे मर्जी कर रहा है, हमें वी आर नॉट बॉदर्ड कि वो कैसे कर रहा है, बट इट इज इंश्योरिंग कि ये जो लूप बन रहा है उसके अंदर हमेशा कांस्टेंट करंट ही फ्लो कर, ठीक है? तो बस वही कैच पॉइंट है, जब करंट कांस्टेंट हो गया तो उसका क्या मतलब है? जो फोर्स एक्टिंग ऑन रॉड है वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है? इस केस में ईएमएफ इंड्यूस होएगी बच्चों। यस ईएमएफ तो इंड्यूस होएगी, फ्लक्स बढ़ रही है जो लूप है, बट अगेन जो कांस्टेंट फोर्स है वो अपने आप जैसे भी करके अपने आप को एडजस्ट करता जा रहा है कि वो करंट को कांस्टेंट मेंटेन करे, ठीक है? तो ईएमएफ तो इंड्यूस होएगी। 13th क्वेश्चन। फिर बोलो। 13th में velocity v has shown the force needed to maintain its velocity constant, बताओ बच्चों क्या होगा? क्या आना चाहिए?
तो करंटली इस केस में तो जब आप प्रूव कर रहे हो वर्टिकली प्रूव कर रहे हो तो इसके पास तो फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट ही है, तो कोई इंड्यूस करंट नहीं है, तो कोई फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, क्या आंसर बनेगा इसका? बट अगर आप पूरे लूप के लिए इंटीग्रेट करोगे v क्रॉस v डॉट dl करके तो अपने आप से बन जाएगा, बट उसकी जरूरत नहीं है ना, जिसमें मैं बताता हूं हमेशा क्या है वो ठीक है, बट लूप के लिए किसी भी इंस्टेंट में वही सेम फ्लक्स रहेगी ना, समझो एक बात को, b is changing with distance but b is not changing with time, समझ लो, आपको क्या चाहिए, चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम, तब ईएमएफ इंड्यूस होगी, राइट? मतलब अगर लूप यहाँ पे हो या इससे थोड़ा नीचे हो या इससे ऊपर हो, सेम ही फ्लक्स है ना उसके थ्रू, मतलब v और d की वैल्यू सेम ही आएगी। व्हाट अबाउट द केस अगर हम लूप को ऐसे मूव करवाएं, तो होगा थोड़ा और इसकी इंटीग्रेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी, बट इतना भी कुछ नहीं है, वर्टिकल स्टेप्स लेके इंटीग्रेट कर सकते हैं। हाँ तो चलो तो उसके से ईएमएफ का इंड्यूस होगी, आगे 14 ये दो मैग्नेट्स दे दिए, हम लूप को पुल कर रहे हैं, मैग्नेट के साइज दिए हुए हैं, ऑयल का साइज दिया हुआ है, करेक्ट वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद टाइम। तो व्हाट आई कैन सी इज कि ये नहीं क्लियर हो रहा कि बेसिकली इसको किस तरह से पुल कर रहे हैं, है ना, लेफ्ट टू राइट पुल कर रहे हैं या वो ग्राफ से आइडिया लग जाएगा, मतलब कि फिगर से आइडिया नहीं लग रहा वो कि उसको कैसे पुल किया जा रहा है ना। अब अगर हम ग्राफ की ऑप्शंस देखें, ये सारी ऑप्शंस पे 500 पे कुछ चेंज आ रहा है ना, तो 20 मीटर्स पर सेकंड है, और ये टाइम अगर आप देखो माइक्रो सेकंड में है, तो ऑल्दो दो में दिया हुआ है बट लेट्स अज्यूम कि बाकी में भी वही होगा, तो माइक्रो सेकंड्स के हिसाब से कितना बन गया, 20 इंटू 500 माइक्रो सेकंड्स, कितना डिस्टेंस बना, 1 सेंटीमीटर, राइट? तो अगर 1 सेंटीमीटर आ रहा है तो इससे आपको क्लियर हो गया कि उसको कैसे मूव किया जा रहा है, जो मूव है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, है ना, ऐसी मोशन की हो सकती है। इज दिस क्लियर वन? ओके, अच्छा अब ये बताओ कि जो ईएमएफ इंड्यूस होएगी इस केस में किस टाइप की होगी, कोई वीवीएल टाइप की होगी, है ना? अब उस वीवीएल में एल क्या होगा? अच्छा एक बात तो ये पक्की हो गई कि अगर वीवीएल टाइप है तो इसका मतलब जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगी वो कांस्टेंट ही होगी, क्योंकि वी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो आंसर आना है पक्का वो ए और सी में से ही आना है। क्लियर टू ऑल?
अब अगली बात, इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बीबीएल अगर हम निकालें क्या बनेगा? बी को पता है 20 है, बी की टर्म्स में ही आंसर, तो लुक्स लाइक कि आपको बी कांस्टेंट दिया हुआ है डिफरेंटली, ठीक है, तो उसकी टर्म्स में निकालना बी इनटू बी, एल कौन सा आएगा? 4 या 2? 2 ये ध्यान रखना है। ये देखो जो लूप है वो तो 4 सेंटीमीटर का है, जो लूप की डेप्थ क्या है एक तरह से, लेकिन जो मैग्नेट है वो कितना है? 2, तो क्या आएगा? एल। हमें ऑब्वियसली उसी लेंथ से मतलब है ना जो फील्ड के अंदर मूव कर रही है, तो वो एल कौन सा लेना है? 2 सेंटीमीटर। बीबीएल में 2 डालो तो मेरे ख्याल ऑब्वियसली ये आंसर बन जाएगा। प्लेट ऑल ई पार्ट। थर्ड क्वेश्चन, rod of length L is rotating with angular speed omega about its one end at a distance. Find the EMF induced in the rod at the instant shown in the figure. ओके तो देखो कैसे होगा बच्चों, अगर मैं ऐसे कुछ x लेता हूँ, इस पे dx एलिमेंट ले लेता हूँ, तो सी क्लियरली जो ईएमएफ इंड्यूस होनी है वो क्या होनी है? वीबीएल। तो v क्या है? ओमेगा एक्स डी dx। अब जो ध्यान रखना है थोड़ा सा, v क्या होगा? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई क्या होगा बच्चों? a प्लस एक्स कॉस थीटा है ना, हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ये एक्स डी एक्स बन गया, तो ये इंटीग्रल हमारे यहाँ बनेगा जिसमें कि x वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 to l, एंड थीटा तो कांस्टेंट ही है क्योंकि इसी इंस्टेंट पे ही पूछा है आपको। तो ये वाली इंटीग्रेशन बच्चों कैसे होगी? और मेथड भी हो सकता है, जैसे मैंने तो लॉन्ग द रॉड लिया, आप सीधा ही ले लो, है ना, कि मतलब हॉरिजॉन्टल में एक्स ले लो और बाकी चीजों को उसके टर्म्स में लिख दो, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। अगर ऐसे कर लो इसमें क्या करोगे? सिंपल सब्स्टिट्यूशन, आप a प्लस एक्स कॉस थीटा को कुछ बाय पुट कर दो, तो उससे आपके पास बस सारा कुछ सब्स्टिट्यूट हो गया, सॉल्व कर। समझा? और अगर आप ध्यान से सोचो वही चीज ही होगी ना, हमने क्या कहा? a प्लस एक्स कॉस थीटा को बाय पुट कर दो, इट इज एज गुड एज सेइंग कि आपने ऐसे ही y लिया होता। ठीक है, तो दैट इज फाइन, क्योंकि आपको एकदम नहीं पता चलेगा कि भाई हाँ क्या लेना चाहिए था, बट वो तो रहेगा, दोनों तरीके से होगा। और अभी वो मैथ्स में हो गई कुछ इंटीग्रेशन, मैथ्स में हो जाएगी तो फिर आपको एनीवेज बहुत इजी लगेगा। ओके आगे 7, thin wire small cycle of simple pendulum, find the maximum potential difference between the ends of the wire. ओके रोटेशन वाला केस है, पेंडुलम मतलब इस तरह से वायर रोटेट कर रही है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस का होता है हाफ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का होता है हाफ d ओमेगा s पर, तो वो मैक्सिमम कब होगा? जब ओमेगा मैक्सिमम होगा। ओमेगा मैक्सिमम कहां पे होगा? लोएस्ट पोजीशन,
लोएस्ट पोजीशन का ओमेगा कैसे निकालोगे? एनर्जी कंजर्वेशन कैसे? कोई mgl into 1 minus cos theta फॉर्मूला लगा, राइट? सिक्स क्वेश्चन, कंडक्टिंग रॉड्स रोटेट कर रही हैं, करंट निकालना है, ठीक है? बस थोड़ा सा इसमें जो ध्यान रखना है सिक्स में वो है कि मतलब ये जो बैटरीज है उनको ध्यान से ड्रॉ करना है। अगर हम पहले लेफ्ट साइड वाले रिंग की बात करें तो लेफ्ट साइड वाली रिंग देखें तो अगर आप ध्यान से देखो तो सर्किट के साथ बैटरी की आउटर रिंग अटैच, मतलब रिंग का आउटर पार्ट अटैच है सर्किट के साथ, सॉरी ऊपर से सेंटर अटैच है, नीचे से ये सर्कमफ्रेंस अटैच है, ठीक है? तो सबसे पहले तो जो लेफ्ट साइड वाली रॉड रोटेट कर रही है बी क्रॉस बी, इस पर हम लगाएंगे तो पोलैरिटी कैसे आएगी? बी ऊपर बी अंदर बी क्रॉस बी करना कैसे आएगा? बी क्रॉस बी, बी ऊपर बी अंदर, लेफ्ट, है ना? मतलब तो यहाँ पे इफेक्टिवली बैटरी हुई वो कैसे होगी? लाइक दिस। मतलब बच्चों आपने बस ये समझना है कि पॉइंट बी इज एट लोअर पोटेंशियल, सी इज एट हायर पोटेंशियल। अब जो बैटरी लगाओगे उस रेंज को हटा के अब जो बैटरी लगाओगे तो वैसे उसकी तरफ बी की तरफ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आएगा। ऐसे ही राइट साइड वाली पार्ट से क्या होगा? अब आप बी क्रॉस बी लगाओ, बी ऊपर बी अंदर, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल अंदर की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे जो बैटरी आएगी वो इस तरह से आएगी। तो मतलब इन अदर वर्ड्स दोनों बैटरीज की जो पोलैरिटीज है वो ऐड अप होगी। अंडरस्टूड एवरीवन? उससे सॉल्व हो जाएगा, राइट? इसका सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, कंडक्टिंग रिंग rolling without sliding and the EMF reduced। कुछ इसमें प्योर रोटेशन का कंसेप्ट इन्वॉल्व होना है। अगर आप P और Q के बीच में EMF इंड्यूस निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे? सब कुछ बाकी भूल जाओ, जस्ट इमेजिन अ रॉड लाइक दिस, ठीक है? अगर प्योर रोटेशन हो रही है इसका हिंज पॉइंट क्या हुआ? P हुआ। तो दिस इज अ रॉड ऑफ लेंथ 2r हिंज्ड एट पॉइंट P एंड उसका ओमेगा क्या है? क्योंकि अगेन प्योर रोलिंग है, ओमेगा क्या है? तो हाफ डी ओमेगा आर स्क्वायर लगाना, हाफ डी ओमेगा एल स्क्वायर। इसका ओमेगा आपको पता है और एल क्या है? 2r। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल? क्लियर हो गया बच्चों? सबका क्वेश्चन कैसे करना? बस के रॉड समझ लो, रॉड हिंज एट पॉइंट पी। अच्छा अब अगर पी और सी के बीच में निकाल दो रॉड मान लो हो जाएगा तो और आसानी हो गया। बस हो गया ये क्वेश्चन। इसमें जो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, जैसे ये पार्ट्स तो सिंपल हो गए, मतलब अगर ऐसे ले लेते क्यू एंड आर और पूछते पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड आर, फिर क्या करते हो? करना ट्राई, निकालो आंसर। आर मत बोलो, वो रेडियस से कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ और बोल दो, एस बोल दो। और एक्सप्लिसिटली लिख देता हूँ
फाइंड बी क्यू माइनस डी एस, साइन के साथ भी बात। अच्छा, साइन निकालने के लिए आपको बी की डायरेक्शन चाहिए, तो मतलब अज्यूम बी इनटू द प्लेन। तो जो आपका ठीक है, साइन देख लो पर एटलीस्ट मिस्टर ट्राई करो।
देखो बच्चों, सी देखो तो सबसे पहली बात तो आपको यही समझनी थी कि आप QRS पे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कोई हिंज पॉइंट ही नहीं है, पता ही नहीं चलेगा। तो बेस्ट तरीका क्या है, पी से ले लो। ये बिल्कुल क्वेश्चन एक्चुअली वही बन गया जो हमने क्लास में किया था, याद है? एक वो एल शेप जो था जिसका निकाला था हमने आंसर। तो आप क्या करोगे भाई, पहले आप ये बताओ पी और क्यू में से कौन सा हायर पोटेंशियल है? बी क्रॉस डी करेंगे तो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो क्यू हायर पोटेंशियल है। तो ना, तो वी क्यू माइनस वीपी क्या बन गया? हाफ बी ओमेगा आर क्या है पी और क्यू के लिए? 2r है ना। तो ये यहाँ 4r² आ गया। ऐसे ही अब जब आप पी और एस के लिए निकालोगे, बताओ पी और एस में कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा? एस होगा। तो नाउ व्हाट इज वीएस माइनस बीपी? हाफ बी ओमेगा पीएस डिस्टेंस के r√2 into 2r²। तो subtract both the equations, vq minus vs is equal to क्या आ गया? d omega r² is equal to dr। कल आपने दूसरी गलती की थी। सबको गया क्लियर बच्चों? अगर इंटीग्रेट करोगे तो फिर आपको क्यू और एस के बीच में हर पॉइंट की अर्थ फ्रेम वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी। अर्थ फ्रेम के लिए वो ई के रिस्पेक्ट में मतलब बड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग आएगी, तो उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा।
तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों, सबको क्लियर? ओके, आगे। Tenth question, metal rod of resistance is fixed on diameter of connecting in this much, lies in xy plane, magnetic field है k cap। तो अब इस फिगर के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ प्लेन हो गई, मेटल रॉड डायमीटर के अराउंड लगाई है, तो आपकी मेटल रॉड लग गई, मैं ऐसे मान लेता हूँ फॉर कन्वीनियंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको कहा है 10 ओम की लगाई है क्रॉस द सेंटर एंड रिम। ये आर लगा है, तो आपको इस आर के थ्रू करंट बताना है, राइट? तो इसमें भी बच्चों आपको क्या करना है, आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ। कैसे? दोनों रॉड्स को बैटरी से रिप्लेस करो। तो मान लो जो बैटरी का सेंटर है उसको मैं सी बोल देता हूँ, तो जो लेफ्ट साइड वाली रॉड है बच्चों, लेफ्ट साइड वाली रॉड किस तरीके की बैटरी बनेगी, जो मैंने फिगर बनाया उसके हिसाब से? C is at higher potential, है ना? ऐसे ही जो राइट साइड वाला केस है उसमें भी देखो C हायर पोटेंशियल पे आ रहा है, तो हाफ पी ओमेगा आर स्क्वायर, करेक्ट? अच्छा, एक बस थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें कि मेटल रॉड की भी रेजिस्टेंस है, तो ये आइडियल बैटरी नहीं हुई, नॉन आइडियल बैटरी बन गई। दोनों तरफ 10 ओम की रेजिस्टेंस लगा दो। तो ये क्वेश्चन जो है, अगर अब आप देखो, ये इफेक्टिवली क्वेश्चन क्या बन गया, टू बैटरीज इन पैरेलल। ये जो दोनों रेड बैटरीज हैं वो पैरेलल में हो गई ना, तो इनको कंबाइन करके आप सिंगल बैटरी बना लोगे और ये सारा सब आगे बच्चों। अच्छा, 11th क्वेश्चन ये वही आ गया है ना जो मैं क्लास में किया। एफ पार्ट, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ये आगे वाला पार्ट अभी नहीं किया, ये बच्चों कर लेना, ठीक है? आई से किया, ओके। हाँ जी, आई पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन में बच्चों बेसिकली आपको जो assumption देनी है वो ये है कि जो लेफ्ट साइड पर रेक्टेंगुलर लूप है, जैसे लिख रहे डॉटेड लाइन से, तो थिंक ऑफ इट टू बी वेरी लॉन्ग, ठीक है? मतलब प्रैक्टिकली जो लेफ्ट साइड है वो इनफाइनाइट मान लो उसको। इससे फर्क क्या पड़ेगा, मतलब तब दो स्ट्रेट वायर्स हो गई कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब आप रेक्टेंगुलर लूप के अंदर कोई स्ट्रिप लोगे और उस स्ट्रिप के अंदर बी लोगे, तो वो बी में दो टर्म्स आ जाएंगी ना, ये दोनों वायर्स के कारण। वो तो इंफिनिटी पे है। इसका तो कोई रूल नहीं।
और वैसे भी वो तो अपोजिट ही हो गए ना, इनका तो रोल आएगा। ठीक है, तो इसको बस इनफाइनाइट बायस मान लो दोनों को, आ जाएगा आंसर। अच्छा, जे पार्ट तो इसमें है ही नहीं। के कर लिया? हाँ जी, के बताओ। ओके, फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, क्या प्रॉपर्टी होगी सुपर कंडक्टिंग लूप की? ऑफ कोर्स सुपर कंडक्टिंग है, आर जीरो हो गया है ना, उससे होगा क्या? वो अपने थ्रू करंट फ्लो करवा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो करंट फ्लो करवा के वो इंश्योर क्या करेगा, अगर वो सुपर कंडक्टिंग ही है तो क्या इंश्योर कर सकता है? क्या तो फाइनली क्या करवाना चाहेगा बच्चों, फिजिकली क्या फिनोमेना करवाना चाहेगा वो चीजें बस वो ये इंश्योर कर लेगा ना साथ ही साथ कि जो भी बाहर से अगर बी में चेंज हो भी रहा है तो वो फट से उतना करंट अपने अंदर इंड्यूस करेगा और अपने थ्रू फ्लक्स को कांस्टेंट इंश्योर करेगा, इट विल नॉट लेट द फ्लक्स चेंज। तो इसके हिसाब से क्या आंसर बन जाएगा? ए एंड सी, राइट? आगे सेकंड क्वेश्चन, A part, long time after the switch S is closed, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद L तो स्ट्रेट वायर बन गया, तो R1 R2 पैरेलल में आ गए, उससे निकल आएगा A part। B part, which is opened at t equal to 0, मतलब समझना ध्यान से, हम ये t equal to 0 किसकी बात कर रहे हैं, इसके बाद वाला टाइम, मतलब जब वो फ्लो कर रहा था करंट उसके बाद वाला t equal to 0 की बात कर रहे हैं, मतलब तब क्या हो जाएगा इतनी देर में, सिर्फ ऊपर वाला लूप रह जाएगा, इंडक्टर तो चार्ज हो जाएगा, तो सिर्फ ऊपर वाला चार्जिंग सर्किट बन जाएगा, तो उसका डिके कांस्टेंट क्या बन जाएगा, R1 R2 तो पैरेलल में आ गए, तो L ओवर R1 प्लस R2, क्लियर? C पार्ट, फाइंड द करंट थ्रू इंडक्टर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, बाकी आपको पता जो करंट वाला फॉर्मूला था वो लग जाएगा। क्लियर? आगे 13th क्वेश्चन, वेरी इजी, मैंने सबसे पॉइंट बोला था, क्वेश्चन ये है, सिंपल रेजिस्टर है, इंडक्टर है, ईएमएफ लगा हुआ है, आपको कहा कि कॉइल की इंडक्टेंस को ऑल ऑफ अ सडन हमने L/4 कर दिया, तो करंट को क्या होगा, तो याद करो मैं आपको बताया था, इंडक्टर क्या चीज को कांस्टेंट रखना चाहता है, करंट को या फ्लक्स को? फ्लक्स को। याद है मैंने बात भी की थी कि
अगर इंडक्टर को अपने थ्रू फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, मतलब फ्लक्स क्या होता है L इंटू आई, और आपने L को 1/4 कर दिया तो करंट को क्या करेगा एकदम से 4 टाइम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों बना हुआ है ताकि आप ये गलती करो जो कि हम मोस्ट ऑफ द सर्किट्स में करते हैं कि हम कहते हैं करंट सेम रहा, जितना पहले का उतना बाद में रहा, बट अंडरलाइन लॉजिक करंट का नहीं है, फ्लक्स का है ना, तो L into I कांस्टेंट रहना चाहिए। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल? और बच्चों 14th क्वेश्चन, डीसी सोर्स दिया हुआ है, खैर इसमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। द आयरन कोर इज रिमूव, तो अगेन वही चीज, फाई हैज टू बी कांस्टेंट। अगर आप आयरन कोर को हटा दोगे तो क्या होगा, एल कम हो जाएगा, एल कम होगा तो आई बढ़ जाएगा। क्लियर? ठीक है, हाँ आशीष अब बताओ जॉब। अच्छा इसमें मुझे वो दिखाना है, बैटरी वाला क्वेश्चन कहाँ था? जैसे 4th क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ तो जैसे मैं आपको कह रहा था, हम स्टेडी स्टेट के लिए सॉल्व करते हैं, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम स्टेडी स्टेट के लिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा जो डाउट आ रहा था 4th क्वेश्चन में वो ये था कि हमने तो जैसे पढ़ा था कि उसको सेटअप होने में भी जो टाइम लगता है, चाहे बैटरी का ही करंट है, तो उसको एलआर सर्किट या कोई भी ऐसा सर्किट बनाते हैं तो उसको भी तो सेटअप होने में टाइम लगता है। तो लेकिन बच्चों मैंने आपको ये भी बताया था कि याद करो वो कहने को इंफिनिटी होता है लेकिन असली में बहुत छोटा सा होता है। क्यों? क्योंकि वो जो टाइम कांस्टेंट होता है वो बहुत छोटा होता है, तो बहुत जल्दी वो जो टर्म बन जाती है वो अच्छी खासी बड़ी बन जाती है जो पी की पावर में होती है। याद है ये बात बच्चों, है ना? तो मतलब वो जो स्टेडी स्टेट होती है वो बहुत जल्दी अचीव हो जाती है। तो मतलब इस क्वेश्चन में हमने क्या समझते हैं कि जैसे जब आपने लगाया है तो प्राइमरी वाली साइड रिचार्जेबल बैटरी लगा दी जो राज प्रोवाइड कर रही है, तो मतलब हम ये मान रहे हैं कि वहाँ ऑलरेडी स्टेडी स्टेट आई हुई है। ठीक है, तो अगर तो स्टेडी स्टेट आई हुई है तो क्या होगा, फिर तो ऑब्वियसली कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा और कोई राइट हैंड साइड पे आपको कुछ आउटपुट नहीं। So this is done. Now we have to discuss capacitors exercise 3B. तो जो बाई चांस किसी ने नहीं की हुई वो कोई और दूसरे रूम में बैठ जाके मतलब बैठ के पढ़ना चाहता है, दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ वरुण छोड़ दो, ऑनलाइन तो आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
यही वाला क्या? हाँ हाँ। पहले मैग्नेटिज्म कर लेते हैं बच्चों, 3B। हाँ जी। मल्टीपल। फोर्थ क्वेश्चन। जो फोर्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छे से फ्रेम है। और ऑब्वियसली आईआईटी में आया हुआ है, इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं आता होता है। मतलब आप देखना, ठीक है, पूरा बताता हूँ आपको। हाँ हाँ। और आप क्यों कह रहे हो कि आसान है, तो क्यों आया हुआ है? हाँ तो और क्या होता है मतलब देखो, उन्होंने किस तरह से क्वेश्चन अच्छा है। जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हाउ दे प्ले ऑन योर साइकोलॉजी, यू आर हीरो बता रही पहली बात। दूसरी बात, जो बात है वो सर्कुलर नहीं बन रहा, तो एकदम आपको देख के लगेगा कि आप पता नहीं क्या है। ठीक है, इतनी बात है और कुछ भी नहीं है सच। तो बाकी तो सारी इंफॉर्मेशन फिगर में दी हुई है आपको कि वहां से ऐसे गया, यहाँ से आ रहा है, ई है, बी है, और थोड़ा हिंट मिल जाता है क्योंकि वो रेट ऑफ बर्थ की बात कर रहे हैं ऑप्शन है ना। वो ना दिया होता फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी है। तो सिंपल बच्चों, आपको क्या करना था, प्योर फ्लो ऐसे करना था। प्योर फ्लो अगर आप ऐसी कैलकुलेशन लगाते हो तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है वो कहां से आ रहा है? ई के वर्क डन से। ई का वर्क डन क्या है? ई इनटू 2 मतलब 2 ई इनटू 2। आपको क्या करना है, बस 2 ई 2 है इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उससे आपका ए पार्ट आ गया। बी पार्ट, रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट टी इज, वो कैसे निकालोगे? पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो क्यू ई इनटू बी, वो भी गिवन ही है सारा कुछ। सी पार्ट गलती हो गया। डी पे तो नहीं जीरो है, मैग्नेटिक का तो वैसे जीरो होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाली होती है। तो डन। तो मतलब आप ऐसे देखो, काफी कुछ पूछ लिया उन्होंने 80% है ना, ऐसा सारी चीजें आसान कर सकते हो। मतलब गलती वो भी हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क निकालने में कि आप ये डिस्प्लेसमेंट करने लगते हो और कुछ करने लगते हो। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद द कांसेप्ट्स की नाम है किसी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेनी है। बी का तो कोई काम ही नहीं था ना, सिर्फ कंफ्यूज करना था। बी देख के राइट, तो सारे पूरे क्वेश्चन बी हटा देते तो भी सारा यही था। आगे 11th क्वेश्चन। specific charge this much is positive x axis, b की डायरेक्शन दी हुई है ना। ओके, तो क्या डायरेक्शन मान के आता है आंसर?
मतलब कुछ सीधा के कैप वगैरह मान के आता है कि नहीं आता? क्या के कैप मान के आता है? माइनस के कैप ही लग रहा है मुझे। करना बच्चों, ट्राई करो, अभी करो, देखो निकलता है। -3 की जगह -5 आना चाहिए क्या? इन सब में आप कह रहे हो कि ठीक है, तो हाँ फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, डन बच्चों, चलो आगे। नाइनटीन्थ क्वेश्चन। मतलब जब दे ही दिया लेंथ और रेडियस, तो आइदर तो वही यूज करना चाहिए। ऑल्दो दिख रहा है कि रेडियस इज क्वाइट स्मॉल कंपेयर्ड टू लेंथ, बट तो हम्म, वैसे सीडी ऑप्शंस में पी की जगह पाई होगा ना?
तो मतलब आप क्या कह रहे हो कि अगर हम वो अप्रोक्सीमेट वाला मतलब जो एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाते हैं तब क्या आंसर आता है? 158 आता है तब। अच्छा, और इससे 100 आ रहा है। रेडियस का और कोई काम है क्वेश्चन में? मतलब अगर मैं रेडियस हटा ही दूं क्वेश्चन से, कहीं यूज तो नहीं हो रहा? तो सीधा ही आ जाएगा ना। तो ठीक है, मतलब रेडियस काट ही देते हैं। मतलब ऐसा अगर आता जेई में तो फिर वो दोनों को मार्क्स देते, जिसने बी मार्क किया और जिसने नहीं किया। हम्म। 16th question. Charged particle kept at rest experiences an electromagnetic force. तो अगर रेस्ट पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो ए ऑप्शन आ जाए कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पक्का ही नॉन जीरो होनी चाहिए, और बी जरूरी नहीं है ना, बी हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ता। सी इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो गलत हो गया, डी मैग्नेटिक मे और मे नॉट बी जीरो ठीक हो गया। उसका आंसर ए और डी हो जाता है, राइट? आगे बड़ी डायरेक्शन ऑफ बी एट 0,0,r, तो जब आप v क्रॉस b करोगे, क्यू v क्रॉस b करोगे, तो v का होता है इस प्लेन को कैसे v क्रॉस b करोगे, v क्रॉस r दो पॉइंट्स लेने हैं हमें, 0 0 r भी है, 0 0 माइनस 0 0 r, मतलब यहाँ पे तो मेरा r वेक्टर मतलब ऐसे होगा। तो अगर मैं v क्रॉस r करूंगा तो कुछ आपका इधर को है, इसको e में करोगे तो माइनस साइन के साथ करोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन की मोशन के कारण बताना है कि बी की तरफ समझो जा सकते। क्वेश्चन ये नहीं है कि बी पहले से है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो बताओ कि बी किधर को है। क्वेश्चन ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इस बी के कारण घूम रहा है, तो बताओ कि वो बी किधर को है। क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उससे जो बी जनरेट हुआ उसकी डायरेक्शन। तो ये उससे डिफरेंट आएगा, जैसे डी ऑप्शन जो है 0 0 r डी ठीक होगी। डी ऑप्शन ठीक होगी ना बच्चों? सीधा ही पता है कि आंसर तो डी वाला ही हो सकता था अगर होता तो, क्योंकि 0 0 पे तो कुछ डेटा सा आता, एक तरफ तो नहीं आ सकता था। कब आता है एक तरफ? अगर इलेक्ट्रॉन की जगह कॉइल होती, मतलब करंट का एक यूज होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन है तो उसका तो वो बी क्रॉस आर करके दो तरफ आएगा ना। तो एबीसी तो एलिमिनेटेड ही, ऑप्शन सिर्फ डी बचा, डी सैटिस्फाई हो रहा है। क्या दिया हुआ है? बी भी दिया हुआ है क्या सर? तो बी तो नहीं आएगा, सिर्फ डी आएगा।
आगे कॉम्प्रिहेंशन पिच, क्या आ रहा है आंसर इसका? बताओ क्या आ रहा है भाई आंसर? बोलो बच्चों क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? 13 500। फिफ्थ तो आप लोग का मैच कर रहा है, मतलब टाइम पीरियड तो निकल गया। तो अब हमने टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई करना है विद v cos theta, where theta is angle between v and b। ये क्या एंगल बनता है? cos थीटा 13/19 बनता है, और फिर उससे आंसर 13π/500 आएगा। थर्टीन बाय 500 क्या रहा आपको? क्या क्या नहीं की? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आंसर क्या आ रहा है? 13π/500। एक्स्ट्रा चेक करना एक बार, ठीक है? आगे
हाँ जी, थर्ड मैट्रिक्स। इससे वजह एक तो आपको ये नहीं पता चला होगा कि साइक्लॉइड कहाँ पे है, ये जो आर ऑप्शन है, इसके अलावा किसी और ऑप्शन में कंफ्यूजन है? ई बी ऑप्शन क्या कह रही है, ई जीरो, और ये जो टर्म नॉन जीरो दिया है इससे क्या पता चल रहा है कि यू इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी, यू और बी में कुछ एंगल है। अगर यू और बी में कुछ एंगल है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? क्यू हो सकती है हेलिक्स विद यूनिफॉर्म पिच, है ना? बात वही होगी बस, कुछ और भी है पीछे? ठीक है, क्या फिर बोलो? वी, देखो सेंसलेस हो गया, स्ट्रेट लाइन एंड कांस्टेंट रेडियस, वी कहीं है आंसर? वी किसके करस्पॉन्डिंग दिया है? सारे कर लेते हैं चलो। ए ऑप्शन है बी वाई बी जेड ई एक्स ई जेड जीरो है, क्यू जीरो है। एक्चुअली ये तो साइक्लॉइड की कंडीशन है, ये तो मैं अभी आपको समझा दूंगा, ये तो अभी रुक जाओ, ठीक है, ये नहीं समझ आएगा। बी ऑप्शन हमने देख लिया, बी तो यू एट सम एंगल टू बी है, उसका क्या आंसर बनेगा, हेलिक्स विद यूनिफॉर्म पिच एंड कांस्टेंट रेडियस। नहीं आएगा, तो बी का तो सिर्फ, मुझे पता नहीं क्यों बड़ा स्ट्रॉन्गली याद आ रहा है कि मेरे पास कहीं इसकी करेक्शंस की हुई हैं और मैंने अभी गलत फाइल खोली हुई है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, बी का सिर्फ क्यू आएगा, बी ऑप्शन को सिर्फ स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, बाकी तो सेंस नहीं बनती, कांस्टेंट रेडियस स्ट्रेट लाइन। सी, यू क्रॉस बी इज जीरो, यू क्रॉस ई इज जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यू बी और ई तीनों पैरेलल है, तो इस केस में कैसा पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन, तो, तो इसका वी आ जाएगा, सी का। बी का क्या आएगा, u perpendicular to b, b parallel to e, helix with increasing pitch, तब इसका u आ गया, और c का रेडियस कैसे वेरी करेगा, एक मिनट, डी ऑप्शन से u perpendicular to b, b parallel to e, रेडियस तो नहीं बढ़ेगा ना, जो b का कंपोनेंट, मतलब जो u का कंपोनेंट b के परपेंडिकुलर है वो तो सेम ही रहा ना।
तो यू और बी ऐसे है। ठीक है जी। तो ये आंसर बन जाएंगे। ए का जो आंसर आ रही आएगा, ठीक है, अभी आपको वो समझा दूंगा कैसे है साइक्लॉइड क्या होता है। ओके, आगे बच्चों इंटीजर डन। आशीष कोई डाउट? ठीक है जी। और कैपेसिटर? और कौन सा है करंट? कैपेसिटर रहेगा ना। टाइम होगा, कल कर लेंगे फिर। कल हमने वो डिस्कशन करनी है ना, मैं टाइम बता दूंगा उसका। बूस्टर और इसकी या तो नेक्स्ट वीक रख लो, मंडे ट्यूसडे को। ठीक है, आगे से मैं पहले ही बोल दिया करूंगा कि कल है डिस्कशन, ठीक है ना। ऐसा कर लेंगे, मंडे ट्यूसडे रख लेंगे डिस्कशन, चाहे रात को रख लेंगे। ठीक है, संडे में थोड़ा सा मुझे तो नहीं जाना है, तो टाइम सूट नहीं करेगा। ठीक है, तो कल नहीं है बच्चों फिर डिस्कशन, मंडे ट्यूसडे टाइम फिक्स कर लेंगे। अब तो 2 दिन फ्री हैं फिर आपसे, टेस्ट मतलब टेस्ट भी नहीं है संडे, तो कर लो खत्म। ये जो ईएमआई वाला है ना, उसकी मंडे को है डिस्कशन, ओलंपियाड बूस्टर की। ठीक है, नहीं ऑनलाइन वाले बच्चों तुम्हारे लिए नहीं है, सिर्फ ऐसे ही करा था मैं। ठीक है, बट शुरू कर दो। मुझे ऐसा लग रहा है ईएमआई का बड़ा होगा बूस्टर, ओलंपियाड वाला। अच्छा ठीक है, चलो ओके बच्चों।